आज हम आपको समुच्चय, कार्डिनल नंबर और वेन डायग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें ये आपकी परीक्षा में, मेंस में तो नहीं, लेकिन आईएएस में और यूपीपीसीएस में या अन्य परीक्षाओं में सीसेट में पूछा जाएगा। पहले मेंस में भी आते थे क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं आता है। ये आपको लॉजिकल रीजनिंग सुना होगा, है ना। ये आपके जो क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके सीसेट में या किसी भी एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी पीसीएस के में भी, उसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन कम से कम आएंगे और कभी कभी 10 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैथ्स का जो बेसिक ये आधार जिसको कहा जाए वो समुच्चय ही है। समुच्चय और नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, दो चीज़ें मैथ्स के लिए या रीजनिंग के लिए ये आधार है। इनको सभी को जानना चाहिए, जानना जरूरी है। समुच्चय पढ़ा आप सभी लोगों ने होगा, तो सभी लोग हाई स्कूल मैथ्स तो कंपलसरी है, चाहे आर्ट्स से किया हो चाहे साइंस से किया हो। लेकिन समुच्चय के साथ एक विडंबना है, या तो वो ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है या लोग पढ़ते नहीं हैं। उसके साथ एक भ्रांति पैदा की गई है। समुच्चय एक बहुत कठिन बात है, कठिन नहीं है। हम क्लास में बच्चों से जब पूछते हैं तो अधिकतर लोगों के साथ यही बात आती है। उसी के आधार पे कहते हैं मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक 10% लोगों ने ठीक से उसको पढ़ा होगा, और जिसने पढ़ा होगा उनको ठीक से आता भी होगा, उनको लॉजिकल रीजनिंग में निश्चित रूप से उससे बहुत हेल्प मिलती होगी। खैर कोई बात नहीं, पीछे की बात नहीं, अब आगे की सोचिए। समुच्चय बहुत ही बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों से एक आग्रह, ये बहुत ही आसान विषय है मैथ, और समुच्चय बहुत ही आसान है। उसको ठीक से समझ लेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग आपको ठीक से आने लगेगी और ये आपका सेट बन जाएगा। एक बार समझ लेंगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। बार बार आपको उसको रिवाइज नहीं करना है, किसी अन्य विषय के तरीके, बस केवल प्रैक्टिस में रहना है। समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय होता क्या है? समुच्चय दरअसल केवल वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कैसी जो वेल डिफाइंड हो, उन्हीं को हम समुच्चय कहते हैं। ये सुपरिभाषित समूह, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है वह पूरी तरीके से सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो। सुनिश्चित और सुस्पष्ट मतलब डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट, ये दो उसके परिभाषा जो है उसकी, सुपरिभाषित की भी एक परिभाषा है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह मतलब सभी तरीके के कलेक्शन या समूह, वस्तुओं का कलेक्शन कर लीजिए तो वो समूह तो बन सकता है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, वो समूह तो बन जाएगा। बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर लीजिए या विचारों को इकट्ठा कर लीजिए, या जो भी आप सोच सकते हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए तो समूह तो बनेगा। लेकिन वो हर समूह समुच्चय नहीं हो सकता है, वो सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी समूह को समुच्चय कहेंगे जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड से मतलब क्या है? सेट में जैसे हमने कहा, आपको हमने बताया कि सेट में कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, तो जो थिंग्स आ रही है, जो मेंबर हैं उसके, उन्हीं को हम एलिमेंट कहते हैं, वो वेल डिफाइंड हो गए। वेल डिफाइंड की परिभाषा हमने बताया अभी आपको, क्या? सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो।
सुनिश्चित से मतलब ये है, हमारा तात्पर्य ये है, या सेट से मतलब ये है, सेट में इसका मतलब सुनिश्चित का मतलब ये है कि डेफिनेट हो। डेफिनेट का मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि ये अमुक वस्तु या अवयव हमारे समूह में होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ठीक से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है कि माना कि किसी कक्षा में उपस्थित गणित विषय में अच्छे विद्यार्थियों का समूह, ठीक है, और दूसरा एक समूह ये हो गया। दूसरा समूह ये कहा जाए कि गणित में 60% या 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समूह। ये दो चीज़ें हुई, एक तो गणित में अच्छे विद्यार्थियों का समूह और दूसरा 60% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों का समूह। तो पहला जो है हमने बताया, पहला समूह जो है अच्छे विद्यार्थियों का समूह, उसमें अच्छे की कोई परिभाषा नहीं है कि किसी को हम अच्छा कहें या किसको बुरा कहेंगे, उसकी कोई परिभाषा नहीं, उसका कोई नॉर्म नहीं है, उसका कोई पैमाना नहीं बनाया गया है, तो वो सुपरिभाषित नहीं है। उसमें विवाद है किसको हम अच्छा कहें या किसको बुरा कहें। लेकिन दूसरे समूह में जब हमने उसकी एक परिभाषा दे दी है अवयव की, जो उसमें एलिमेंट्स होंगे, जो उसके मेंबर होंगे समूह के, वो क्या परिभाषा दी हमने, कहा कि 60% गणित में 60% कम से कम और उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों का समूह। तो ये की परिभाषा हो गई। आप स्पष्ट रूप से आप उनको चुन सकते हैं और अपने एक समूह बना सकते हैं। वो एक सेट होगा, वो एक समुच्चय होगा। कहीं कोई कतई कन्फ्यूजन नहीं, इतना ही सरल है। और इससे ज़्यादा, जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कहा जाए कक्षा में लंबे विद्यार्थियों का समूह, और एक बात ये कहा जाए कि कक्षा में 5 फुट या 5 फुट से लंबे विद्यार्थियों का समूह, तो पहला वाला समूह सेट नहीं होगा, क्योंकि लंबे की कोई परिभाषा नहीं है, विवादित है। जबकि दूसरे वाले को हमने परिभाषित कर दिया गया है ना, वो सुनिश्चित है कि वो ये विद्यार्थी हमारे समूह में होगा या नहीं होगा। उनको हम नाप लेंगे स्केल से, 5 फुट का है तो हमारे समूह में होगा, और नहीं है तो नहीं होगा, 5 फुट या उससे अधिक होगा तो ये समझ पैदा करिए, या हो गई होगी आपके। क्या है इसकी परिभाषा सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो। सुस्पष्ट मतलब ये है कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखा जाएगा, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं होंगे। अगला, इनको हम निरूपित कैसे करते हैं। सेट को निरूपित करने का 3 तरीके हैं, 3 तरीके से हम उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। सेट को सामान्यतया हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे सेट ए हो सकता है, और उसके अवयव जो होंगे वो होंगे, जैसे इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उनके अवयव लिखेंगे। जैसे इसमें हम लिखें ए बी सी डी, ये क्या है, ये सभी अवयव हैं, और इसको हम कहते हैं सेट। समुच्चय ए में ये 4 अवयव है, ए बी सी डी। जब इस तरीके से लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं तालिका विधि। या एक और एग्जाम्पल लीजिए, एक और दूसरा सेट है, मान लीजिए एक्स है, एक्स सेट है, इसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6। ये भी एक सेट है, और ये कैसे लिखा गया है, तालिका विधि में लिखा गया है, ठीक है। एक और दूसरी विधि है गुण विधि। इसमें हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और उसका हम एलिमेंट्स का नाम नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स कोई हम लिखें, एक्स सेट है ये, इसको हम गुण विधि में लिखें प्रॉपर्टी मेथड से। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्मॉल एक्स लिखा जाए, एक्स सच दैट एक्स
इज लेस देन और इक्वल टू 6 और x क्या है, x बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर। यदि ऐसा है तो इस एलिमेंट का, इस सेट का अवयव होगा, एलिमेंट होगा। तो ये गुण विधि है। इसमें क्या किया गया, प्रॉपर्टी का हमने इसके एलिमेंट की परिभाषा लिख दी और फिर इसी को हम जनरेट करते जाएंगे। जैसे x इक्वल टू 1 होगा तो 1 हमने देखा, 1 रखा, x इक्वल टू 1 है, 1 6 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बराबर है, तो ये इसका एलिमेंट होगा। 2 इसका एलिमेंट हो, 3 इसका एलिमेंट होगा। ऐसे देखते जाएंगे। x क्या होगा, नेचुरल नंबर निश्चित रूप से होगा। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये भी नेचुरल नंबर्स है। 6 लिखा जाएगा तो 6 भी इसका मेंबर होगा, लेकिन 7 इसका मेंबर नहीं होगा, क्योंकि वो 7x जो है या 7 6 से छोटा नहीं है, 7 6 से बड़ा है। तो ये तालिका विधि हो गई, ये होकर गुण विधि हो गई। गुण के आधार पे एक और रिप्रेजेंटेशन आसान तरीका और अपनाया गया है, जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम से संबंधित आपसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और ये एक तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है। उसको चित्र की तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम जैसे हमने बताया आपको, वेन आरेख, इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम कुछ और नहीं, क्या है, सेट को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने का तरीका है। इनको हम चित्र बनाए, जैसे इनको हम सर्किल के रूप में या और आगे ट्रायंगल के रूप में भी या स्क्वायर के रूप में कैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो चित्र द्वारा, चित्र में देखने से हमें आसान हो जाती वही बात है। जैसे हमने वेन आरेख में ए को हम दिखाएं तो क्या करेंगे, हम वेन आरेख से, इसका वेन आरेख है, सर्किल बना लिया और इसके एलिमेंट जो भी है वो यहाँ लिख देंगे, ABCD। अब इसका जैसे वेन आरेख बनाया जाए तो क्या होगा, ये सर्किल बना दिया, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ये 3 तरीके हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने के। अब कुछ और समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जिनको आपको आवश्यक है जानना है, उससे आपको सुविधा होगी लॉजिकल रीजनिंग में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला सेट है सम समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट। यदि 2 सेट्स सम समुच्चय, इक्वल सेट्स, 2 सेट ए और बी, ए एक है, एक सेट बी है, 2 सेट ए और बी तभी इक्वल सेट कहलाएंगे जबकि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों और बी के सभी अवयव ए के अवयव हों, तब ए इक्वल टू बी होगा। जैसे माना कि ए कोई सेट है, इसके अवयव एलिमेंट्स हैं ए बी 1 2, ठीक है, ये सेट है इसका, और एक बी अवयव है, बी सेट है, उसके भी जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी 1 2। तो यदि ऐसा है तो ए इक्वल टू बी लिखा जाएगा। ए के सारे अवयव बी में और बी के सारे अवयव ए में हों, तब ये ए इक्वल टू बी होगा। यदि ऐसा नहीं है तो माना
कि एक सेट आप और बना लीजिए सी एक सेट है, उसमें मान लीजिए ABC 1 2 और 3, ये एक सेट है। तो निश्चित रूप से जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, A इज नॉट इक्वल टू C और B इज नॉट इक्वल टू C। दोनों ही ना तो A C के बराबर होगा ना B C के बराबर होगा। पहली शर्त है समान होने का मतलब सारे अवयव सेम हूबहू सारे एलिमेंट इसके बराबर हो। एक बात और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ, B जो इसके जो ऑर्डर होता है, जैसे इस क्रम में लिखा गया है AB12 लिखा गया है, और हम एक सेट को लिखें, मान लीजिए कहीं और भी लिखा है ये A1 2 और B लिखा है, तब भी ये सेट एक ही सेम बात होगी, ये और ये सेम माना जाएगा। मतलब क्रम, एलिमेंट्स के क्रम के बदलने से सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया दो सम समुच्चय के लिए, A इक्वल टू B और A इज नॉट इक्वल टू C। सेकेंड, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नाम से ही क्लियर है। रिक्त समुच्चय का मतलब हुआ कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। या रिक्त समुच्चय में जो भी अवयव होगा उसकी प्रॉपर्टी असंभव होगी। मतलब ऐसा कुछ विचार, ऐसा कुछ सोचिए जो असंभव बात हो, उसको भी हम जो है सेट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके लिए भी जगह दी गई है, उसको हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, एक कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए और ये खाली रहेगा। और या इसको निरूपित करने का तरीका ये, इसको फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका रिक्त समुच्चय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए, एक सेट X है या सेट मानिए A है, और A ऐसा सेट है, ठीक है, जिसके एलिमेंट की परिभाषा ये दी गई है, X होगा, X सच दैट X इज नॉट इक्वल टू X। ये असंभव बात है। एक ये एलिमेंट X है और X के बराबर नहीं है, ये असंभव बात है। जो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो असंभव, असाधारण प्रकृति का होगा, जो एक तरीके से असंभव बात है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण होगा, तो उसको हम कहेंगे। जैसे इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, एक और इसको लीजिए, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4 सच दैट x क्या है, x की परिभाषा ये है, x एक विषम संख्या है। x एक विषम संख्या है। तो ये असंभव प्रॉपर्टी है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, 2x इक्वल टू 2 होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, जबकि x इक्वल टू 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो वो सारी बातें, वो सारे अवयव होंगे इसमें जो कि असंभव हो, मतलब वो रिक्त होगा। आगे आप उसको पढ़ेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, इसका मतलब ये है कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय
जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे जनरली कोई ए सेट है, जनरली ऐसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 0, तो ये एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। एक सेट ये है, इसका है 1, तो ये सिंगलटन सेट है। कुछ भी मतलब एलिमेंट की संख्या एक होगी, केवल एक होगी। प्रॉपर्टी के तौर पे ये कहा जाए एक सेट ऐसा है, यहाँ लिखें अगर सेट X एक ऐसा सेट है इसको गुण के धन पे परिभाषित किया गया है कि सन 2020 में भारत के राष्ट्रपति तो भारत में निश्चित रूप से एक ही राष्ट्रपति है, तो उन्हीं का नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। तो सिंगलटन सेट है ये, एकल समुच्चय। नेक्स्ट उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट। इसकी परिभाषा शब्द से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। किसी सेट का उपसमुच्चय मतलब इसकी परिभाषा ये होगी, यदि दो सेट A और B हैं, ठीक है, दो सेट A और B हैं, यदि A के सभी अवयव A के सारे एलिमेंट B में हो, ध्यान रखिएगा, A के सारे एलिमेंट B में हो तो ये A को B का उपसमुच्चय कहेंगे। और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? A इज ए सबसेट ऑफ B। इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, मान लीजिए कोई सेट A है, A में अवयव है A B C 1 3 और B में अवयव है A B C, ठीक है, और D 1 2 3 4, ये है, दो सेट है। तो निश्चित रूप से हम चेक करेंगे ये कौन किसका सबसेट है या नहीं। तो क्या करेंगे? इन एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ये है, ये यहाँ पर है, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। A के सभी एलिमेंट B में है तो A B का उपसमुच्चय होगा। इसको हम क्या कर लिखेंगे? A इज ए सबसेट ऑफ B। कभी कभी A B का ऐसे दो सेट होंगे जो उसका उपसमुच्चय नहीं होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आप देखिएगा, या हम B को कंफ्यूज ना करें इसलिए हम भी A इज ए सबसेट ऑफ C। मान लीजिए A सेट तो ये लिखा, एक C सेट लिखे हम, और ये है मान लीजिए C सेट A C 1 2 3, मान लीजिए ये है। अब आप इसको देखिए, कंपेयर करिएगा तो क्या मिलेगा आपको? C इज नॉट ए सबसेट ऑफ A और A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, दोनों चीजें होंगी इसमें। तो A के सारे अवयव C के सारे अवयव A में नहीं है। क्यों नहीं है? 2 एक ऐसा अवयव एलिमेंट है, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे क्या लिखेंगे, C इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। और जब इससे हम कंपेयर करेंगे B से, B को कंपेयर करिए तो क्या दिखेगा आपको, C के सारे अवयव देखिए, A यहाँ है, यहाँ पर है, C यहाँ है, ये है 1 1 2 2 और 3 3। इसका मतलब सारे के सारे अवयव, C के सारे अवयव B में है, तो C इज ए सबसेट ऑफ B। क्लियर होगा, मतलब यहाँ पे C A का उपसमुच्चय नहीं है और यहाँ पे C B का उपसमुच्चय है। अब इसी को हमने आपको भी बताया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से देख कितना आसानी से इसी चीज को समझ सकते हैं। देखें, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं सभी के अलग अलग, ए का वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये गोला बनाएंगे एक सर्किल और इसके अंदर हम लिख देंगे A B C 1 3, ठीक है। एक B का B बनाइए, B का वेन आरेख क्या होगा, A B C D 1 2 3 एंड 4, ये B का आरेख हो गया। और C का आरेख क्या है, C का वेन डायग्राम क्या है, A C 1 2 एंड 3। अब इनको अगर हम कंबाइंड करें, मतलब इसको सेट दोनों को कंबाइंड इनका बनाएं, दोनों का A और B या C और B का। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ देखें, दोनों कंपेयर करिएगा तो ये वेन डायग्राम इसका एक कंबाइंड बनेगा। B और C का है ना, C और C इज ए सबसेट ऑफ B, C इज ए सबसेट ऑफ B। कैसे होगा देखिए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये B है और ये C है, C के सारे अवयव A C 1 2 3 B में है, A C 1 2 3, तो ये सेट होगा आपका B बड़ा वाला, इससे ज़्यादा एलिमेंट ये होगा और कम एलिमेंट वाला ये होगा। अब इसके लिखिए A C 1 2 3, ये सारे एलिमेंट इसमें है, इसमें B जो बाहर है, जो B एक अवयव ऐसा है जो B में तो है लेकिन C में नहीं है, तो ये B के अंदर होगा और C के बाहर होगा। तो कहीं भी लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए B। और D भी ऐसा एलिमेंट है जो कि C में नहीं है, और ये भी, इसको आप कॉमन ला के यहाँ पे भी आप इसको D लिख सकते हैं। और 4 ऐसा एलिमेंट है जो कि B में है लेकिन C में नहीं है, तो ये आपका बन गया B और C का कंबाइंड वेन डायग्राम। तो जब उपसमुच्चय होगा तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर होगा, ये गोला, ये सर्किल जो अंदर हो वो उसका सबसेट हो गया, C इज ए सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट है समुच्चयों का अंतर। यदि समुच्चयों का अंतर
समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये दो सेट ए और बी है तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी। इसकी परिभाषा ये है, ए और बी यदि दो सेट ए और बी हों तो ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में ना हो उसे हम ए माइनस बी कहेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी। और बी माइनस ए कैसे परिभाषित होगा, उसी तरीके से बी के वो अवयव जो कि ए में ना हो इनको हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, ए एक सेट इमेजिन करिए, ठीक है, 1 3 5 7 ये सेट है, मान लीजिए 9। और बी एक सेट है, वो है 1 5 9 13। तो इसका ए माइनस बी क्या होगा, स्पष्ट है, ए के वो अवयव जो कि बी में ना हो। ध्यान दीजिएगा, तो ए माइनस बी में कौन कौन से अवयव लिखेंगे आप, ए के वो सारे अवयव जो बी में ना हो, मतलब जो बी और ए में कॉमन उनको हटा दीजिए। इसमें कौन से सेट आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 1 है इसमें, इसको हटा दिया, 5 इसमें है, 7 नहीं है, 7 आएगा, ठीक है। तो ये जो a माइनस बी क्या होगा, 3 और 7। बाकी सारे एलिमेंट ए के इसमें है, 1 भी है, 5 भी है, 9 भी है। केवल 3 और 7 ऐसे हैं जो कि बी में नहीं है, तो a माइनस बी ये होगा। क्लियर है। फिर देखिए b माइनस ए क्या होगा, बार बार पहले भी शुरुआत मैंने करी थी समुच्चय को पढ़ाने की, तब मैंने कहा था, क्या कहा था, कि समुच्चय बहुत ही आसान है, उसको सरलता से पढ़िएगा तो सरलता से समझ में आ जाएगा। कठिन मान के कुछ सोच के कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एज इट इज जैसे उसको वैसे देखिए। क्या कहा हमने, a माइनस बी क्या है, a के वो अवयव जो कि b में ना हो, ठीक है। और b माइनस ए क्या है, ये होगा b के वो अवयव जो a में ना हो। ऐसा कौन कौन से अवयव है जो b के वो अवयव, जैसे 1 इसमें है, 5 भी है इसमें, 9 भी है इसमें, केवल 13 ऐसा है जो इसमें नहीं है। ये b माइनस ए होगा। क्लियर। b के वो अवयव जो कि a में ना हो, 159 इसमें है, 13 केवल ऐसा है जो कि a में नहीं है। ये सिंगलटन सेट बन गया b माइनस ए। अब इसी चीज को आप ये देखिएगा, अभी हम आपको वेन डायग्राम के काफी क्वेश्चन आएंगे। वेन डायग्राम इस चीज को कितने स्पष्ट रूप से सरलता से समझा सकता है। इसका, इन दोनों का वेन डायग्राम बनाइए कंबाइंड। जैसे इनका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, ये सेट A है और ये B है, और A B के वो अवयव जो कि कॉमन होंगे यहां रखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है और
5 है, ठीक है, और 9 है। ये कॉमन है, कॉमन प्लेस पे कॉमन एलिमेंट। ये जगह ऐसी है जो कि दोनों में है। और ए के वो अवयव जो बी में ना वो यहां रख दें। इनके अलावा कौन कौन से? 1 3 यहां लिखेंगे आप, और 7 लिखेंगे, ठीक है। और बी के वो अवयव जो कि ए में ना हो वो कौन कौन सा बचा? 1 5 9 तो यहां आ गया, और यहां 13 लिख देंगे आप। ये एक आपका कंबाइंड डायग्राम बन गया। अब इसको, ये वेन डायग्राम इसका बन गया, इसको हम a माइनस बी प्रदर्शित करें तो a माइनस बी को जो भाग होगा a माइनस बी में आ रहा है उसको छायांकित कर देंगे, बस वही हो जाएगा a माइनस बी। मतलब a का वो भाग जो कि b में ना हो, तो ये वाला भाग ही तो ऐसा है जो कि b में नहीं है। ये वाला भाग जो है, इतना भाग जो है ये बी में हो गया, इसको हटा देंगे, इसलिए a माइनस बी हो गया। अब इसी तरीके से हम b माइनस ए भी दिखा सकते हैं। b माइनस ए के लिए दोबारा बनाना पड़ेगा। आप ऐसे लिखिए 1 5 9, और ये सेट a है, ये सेट b है, ये 3 7 और ये 13। और b माइनस ए अगर जब आप लिखना चाहेंगे तो इसको छायांकित कैसे, कौन सा दिखा रहा है? ये दिखा रहा है छायांकित भाग। ये इसको आप छायांकित कर दीजिए, ये आपका b माइनस ए हो गया। तो वेन डायग्राम से ये इतना, जैसे इसमें उतना स्पष्ट और साफ नहीं दिख रहा है या थोड़ा सा कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन वेन डायग्राम से बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई गलती होने की चांस है ही नहीं, और ठीक से समझ सकते हैं। वेन डायग्राम का यही उपयोग है कि हम ये समुच्चय को और हम सरलता से समझ सकते हैं। तो खैर, हम बता रहे थे समुच्चयों का अंतर की परिभाषा क्या है? ए के वो अवयव जो कि बी में ना हो। और देखिए, और एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिखाएं आपको। जैसे कोई सेट X है, X सेट है और इसमें एलिमेंट्स हैं A B C D, और एक Y सेट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है B C और D, मान लीजिए आप। तो यदि x माइनस वाई निकाला जाए तो क्या आएगा? केवल x के वो अवयव जो कि b में ना हो। कौन सा? केवल a ऐसा अवयव है जो कि b में नहीं है। और y माइनस एक्स लिखा जाए तो क्या होगा? y माइनस एक्स क्या होगा? ये y के वो अवयव जो कि x में ना हो, b भी इसमें है, c भी इसमें है, d भी इसमें है। तो यहां क्या लिखेंगे आप? ये तो खाली रह गया, या कुछ नहीं आएगा। ये क्या होगा? y माइनस एक्स क्या हो गया? ये फाई हो गया, या कहा जाए एम्प्टी सेट हो गया, या रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है ना? अब क्या वेन डायग्राम बनाइएगा तो देखिए क्या बनेगा। इनका एक्स वाई का कॉमन वेन डायग्राम इनका बनाए अगर हम, तो क्या होगा? ये एक्स हो गया, और ये चूंकि सारे के सारे इसके अंदर है। यहाँ एक चीज और देख रहे हैं, वाई ये सबसेट ऑफ एक्स होगा, वाई के सारे अवयव एक्स में है। तो देखिए इसके अंदर ये आएगा, ये y होगा, ठीक है। यहाँ आप y के अवयव लिखते हैं b c d, और यहाँ लिख देंगे a।
अब इसको छायांकित, अब हम ये कहा जाए x माइनस वाई आप इसको रिप्रेजेंट करें तो x माइनस वाई आराम से रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस x के वो अवयव जो कि y में ना हो, मतलब ये वाला भाग जो छायांकित करेंगे, कौन सा? ये वाला भाग। ये सभी क्या है? x माइनस वाई है। और जब y माइनस एक्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? y माइनस एक्स में कोई भाग छायांकित नहीं होगा, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। क्योंकि y माइनस एक्स की परिभाषा में क्या कहा गया है कि y के वो सारे अवयव जो कि x में ना हो, लेकिन y का कोई ऐसा अवयव नहीं है जो x में ना हो, क्योंकि y इज ए सबसेट ऑफ x। ठीक है, इतनी सारी क्या आप देख रहे हैं, ये तर्क हो रहे हैं, ये लॉजिक हो रही है। इससे आपका दिमाग खुल जाएगा, किसी भी तरीके से लॉजिक के क्वेश्चन करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने बताया समुच्चयों का अंतर। नेक्स्ट है विसंगीत समुच्चय। विसंगीत समुच्चय नाम से ही क्लियर है, इसको इंग्लिश में डिसजॉइंट सेट कहते हैं। विसंगीत समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, कोई भी प्रॉपर्टी कॉमन ना हो उसकी, उसको विसंगीत समुच्चय कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे कहा जाए अगर दो सेट ए और बी हैं तो ए का कोई भी अवयव बी में नहीं होगा और बी का कोई भी अवयव ए में नहीं होगा, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे? विसंगीत समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, जैसे आप इसको देखें एग्जाम्पल, विसंगीत समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। इसके एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप एग्जाम्पल हमने आपको बताया विसंगीत समुच्चय क्या है, बार बार दोबारा कह रहा हूँ कि वो ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, उनको डिसजॉइंट सेट कहते हैं, विसंगीत समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप ले लीजिए 1 3 है ना, 5 7 9, एक ये सेट है, और एक सेट आपका है 2 4 6 8। तो देख रहे हैं आप इन दोनों के कोई भी एलिमेंट इसमें सेम नहीं है। इनका अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? ए ऐसे बनेगा ए और बगल में बनेगा बी, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। 1 3 5 7 9 और यहाँ लिख देंगे 2 4 6 और 8। ये इसका कॉमन ए वेन डायग्राम बन गया, कंबाइंड। क्लियर हो? विसंगीत अलग अलग। ठीक है, ये विसंगीत समुच्चय हो गया, डिसजॉइंट सेट। अब आया है नेक्स्ट है समष्टि समुच्चय, जिसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। कभी कभी सेट किसी समस्या या किसी चीज पर बात करते हुए, चर्चा करते समय है, ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि कई समूह बनाए गए, उसी में से कोई एक ऐसा समूह है या कोई ऐसा सेट है जो बाकी सभी सेट का, बाकी सारे सेट उसका उपसमुच्चय हैं, है ना। तो यही इसकी परिभाषा है। वो उस निश्चित सेट को जो सबसे बड़ा है, जिसके बाकी अन्य सेट उसके उपसमुच्चय हैं, उसे हम क्या कहेंगे? समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। मतलब सबसे बड़ा सेट होगा उस विषय पर, विषय में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जाए भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों का समुच्चय, भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों का समुच्चय, ठीक है, एक सेट होगा, और भी 2-3 सेट हैं उसके। एक और सेट होगा, मानिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बाकी सभी जो है, जो बड़ा वाला सेट हमने जो इमेजिन किया है भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो सबके सब सेट हैं वो। तो इस कंडीशन में हम जो बड़ा वाला सेट जो इसको हमने माना है भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों का समुच्चय, वो क्या होगा? समष्टीय समुच्चय होगा। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखिए, समष्टीय समुच्चय। यूनिवर्सल सेट। जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से। मान लीजिए आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लीजिए आपका एक यूनिवर्सल सेट है। और फिर एक सेट है ए मान लीजिए है 4 5, और बी सेट है एक जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और एक सी सेट है इसमें एलिमेंट है 5 6 और 7, ये मान लीजिए है। ठीक है, तो ये सारे सेट अलग अलग देखें, चेक करें। ए इज ए सबसेट ऑफ यू होगा, देखिए चेक करिए क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ यू होगा। इसको चेक करिए 1 2 है इसमें, तो बी इज ए सबसेट ऑफ यू होगा, और सी भी इज ए सबसेट ऑफ यू है। 5 6 7, सी इज ए सबसेट ऑफ यू। मतलब सभी, इन सभी चारों विचाराधीन समुच्चयों में से ये बाकी 3 समुच्चय इस यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे या सबसे बड़ा सेट कहेंगे। ठीक है, इसकी ही आगे उपयोगिता है। इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम सामान्यतया डिफ्रेंशिएट करने के लिए आयत में दिखा देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आयत में दिखाएं, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है। आप बड़े सर्किल में भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये यू सेट होगा, और इसके अंदर एक कहीं पर ए होगा, कहीं पर बी होगा, और बी और सी में देखिए क्या होगा, एक जो है, या ए और सी में एक चीज़ कॉमन है, तो ये कहीं पर एक ऐसा होगा सी। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, और ए में क्या है 4 5 है। ठीक है, और 5 इसमें कॉमन है, 4 और 5 यहाँ लिख दीजिए, और सी के बाकी यहाँ लिख दीजिए 6 7, और इसके बाद बी में क्या है 1 और 2। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट कुछ और भी हैं, इसे ए बी सी के अलावा है ना, कुछ और एलिमेंट बचे, वो यहाँ सब होंगे, इसके बाहर होंगे। जैसे 1 2 3 इन तीनों में नहीं है, 3 यहाँ लिखा जाएगा बाहर। ठीक है, 3 4 इसमें है, 5 है, 6 है, 7 है, और 8 है, 8 यहाँ लिखा जाएगा। तो ये आपका इसका पूरा वेन डायग्राम ये बन गया। क्लियर हो रहा होगा। हमने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा सेट है, जिससे बाकी सारे सेट उसके उपसमुच्चय होंगे। इसको हम यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय कहते हैं। एक यहीं पर एक और एक बात आती है, एक अच्छे सेट है पूरक सेट, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। ठीक है, इसका क्या, इसे यहीं से संबंधित एक परिभाषा है, यू से संबंधित ही। कॉम्प्लीमेंट्री सेट वो सेट है, या उन अवयवों का सेट होगा, या यू के उन अवयवों का सेट है जिसमें ए के अवयव ना हो। मान ली 2 सेट हैं आपके सामने। ठीक है, 2 सेट हैं आपके सामने, एक समष्टि सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट ए है जो उसका उपसमुच्चय होगा निश्चित रूप से समष्टि सेट का समुच्चय का। तो यू के वो अवयव जो कि ए में ना हो,
तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट या पूरक समुच्चय। ठीक है, जैसे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरक सेट को, पूरक समुच्चय को, पूरक समुच्चय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे ए का पूरक समुच्चय है तो ए डैश कर देते हैं, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सी ए लिख देते हैं, या कभी कभी ए और इस पे सी लिख देते हैं, कुछ भी, ए डैश, ये सामान्यतः ज़्यादा यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे यही सेट है, इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। ठीक है, ए डैश, ए डैश क्या होगा, u माइनस ए, एक तरीके से हो गया क्या, u के वो अवयव जो कि a में ना हो वो a डैश होगा। अंतर समुच्चय की परिभाषा को याद करिए आप, उसमें क्या कहा गया है, ये कहा गया a माइनस बी, a के वो अवयव जो कि b में ना हो। एक तरीके से ये u का a से अंतर समुच्चय है। और इसको अगर हम वेन डायग्राम बनाएं इसका, तो कैसे बनेगा, अभी जैसे बनाया था उसी तरीके से पहले बनाइए और फिर उसको छायांकित कर दीजिएगा, u माइनस ए को, a डैश को, ये u है। ठीक है, और ये आपका कहीं a है, ये आपका b है, b, a और b क्या डिसजॉइंट सेट हो गए, ये a है, ये b है, ये c है, और इन दोनों में a और c में कॉमन 5 है, और ये आपका a के बाकी सेट क्या है, 4 है, और इसके है 6 और 7 है, और ये 1 2 और यहाँ 3 और 8। ठीक है ना, ये आपका एक वेन डायग्राम बन गया। और u माइनस ए, इसको कैसे कहेंगे, u माइनस ए, u माइनस ए को छायांकित करिए आप, क्या मतलब होगा, u माइनस ए का, a का वो, a के सारे, u के वो अवयव जो कि a में ना हो, मतलब a को छोड़ के बाकी सबको छायांकित कर दीजिए। ठीक है, ये जो पार्ट होगा, ठीक है, ये सारा, ये सारा क्या होगा, ए डैश होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, ए का पूरक समुच्चय होगा, u माइनस ए होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे समुच्चयों का संघ और समुच्चयों का प्रतिच्छेद, दो बातें और बताने को रह गई हैं। ठीक है, समुच्चयों का संघ क्या होता है, समुच्चयों का संघ का मतलब यूनियन ऑफ सेट्स। सारी चीजें शब्द से ही क्लियर हो जाती हैं, जो उनके नाम दिए गए, ऐसे दिए गए, उन्हीं से लोग समझ लें, इतना आसान है। समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ, ठीक है, या यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का संघ का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी, ए एक सेट है, एक बी सेट है, इन दोनों का संघ समुच्चय निकालना है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए का बी का संघ समुच्चय कैसे रिप्रेजेंट, ए यूनियन बी, इसको यू बना देते हैं, ए यूनियन बी, इस संघ समुच्चय की का सिंबल है। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए इसकी परिभाषा समुच्चय, संघ समुच्चय की क्लियर है। संघ मतलब मिलन, सम्मिलन, मिला हुआ, ए और बी का मिला हुआ समुच्चय, यही समुच्चय की, संघ समुच्चय की परिभाषा है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे कहेंगे, ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय जो कि या तो समुच्चय ए में होंगे, या समुच्चय बी में होंगे, या दोनों में होंगे। ऐसे समुच्चय को ए और बी का संघ समुच्चय कहेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया एक काल्पनिक सेट बना लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ए इक्वल टू मान लीजिए है ए बी सी डी, ठीक है, और एक बी सेट है ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स है मान लीजिए, ठीक है। अब इसका संघ समुच्चय निकालना है, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो इसका यूनियन ऑफ सेट क्या होगा? ए यूनियन बी, ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय, ठीक है, जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। ये दोनों में है वो कौन कौन सा? ये वाला दोनों में है और बाकी ये सभी। तो क्या लिखेंगे आप? दो हैं लेकिन दो को एक बार लिखना है। बताया था उसकी परिभाषा में, क्या बताया था? डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट। प्रत्येक अवयव, कोई भी सेट में कोई भी अवयव एक जैसा नहीं होगा। अगर दो है तो एक बार लिखेंगे, दोनों कॉमन है तो एक बार लिखिए। ए बी सी डी, ठीक है, ई आई ओ एंड यू, ये ए यूनियन बी हो गया। अब और देखिए, आप इसको आप वेन डायग्राम अगर बनाएं तो क्या होगा? वेन डायग्राम अगर इसका बनाएंगे ए यूनियन बी का, तो ये देखिए आप पहले एक कंबाइंड बनाइए इसका ए और बी, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन पार्ट कौन सा है? ए है, और ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये ई है, ये आई है, ओ है एंड यू है। तो ये जो बना ये पूरा, इसको छायांकित कर दीजिए। ए यूनियन बी को छायांकित करिए। वेन डायग्राम में जो प्रदर्शित करना होता है छायांकित करते हैं हम लोग। ये आपका ए यूनियन बी हो गया पूरा पार्ट। क्लियर है? अब आपके पर्पज का एक और रह गया है समुच्चयों का प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या समुच्चयों का प्रतिच्छेद। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसमें ये भी क्लियर है। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट जो दोनों को इंटरसेक्ट करे। तो यदि दो सेट ए और बी हो तो उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी में भी हो को समुच्चय ए और बी का प्रतिच्छेद समुच्चय कहेंगे। ठीक है, या और सिंपल तरीके से कह सकते हैं ओवैनिष्ठ अवयवों का समुच्चय प्रतिच्छेद समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, दो ए और बी है तो दोनों में शामिल जो अवयव है उनको आप उनका सेट बना दीजिए तो प्रतिच्छेद समुच्चय हो जाएगा। जैसे ए एक सेट है मान लीजिए और इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई एक्स बी, चलिए बी सी डी, ये है। एक दूसरा सेट है बी, इसको मान लीजिए आपका लिखा है सी डी ई एफ 1। ठीक है, तो ये आपका सेट है दो। इसका इंटरसेक्शन अगर निकालना पड़े तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, इसका सिंबल यही है, यू का उल्टा यू बना दीजिए आप, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये क्या होगा? दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं देखिए आप, सी और डी यही कॉमन है या कुछ और भी है? यही कॉमन है। यहां देखिए आप सी और डी, ये आपका प्रतिच्छेद समुच्चय हुआ ए इंटरसेक्शन बी।
इसका वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए है, ये बी है, कॉमन पार्ट कॉमन जगह लिख दीजिए आप, और ये एक्स है, ये बी है, ई एफ 1, ई एफ और 1 ये बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, एक छायांकित भाग क्या, कॉमन पार्ट क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब जितना हमने आपको बताया है सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में, इतना आपके लिए फिलहाल पर्याप्त है। जो हमारा मोटो है पढ़ाने का, लॉजिकल रीजनिंग और उससे संबंधित क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कार्डिनल नंबर का, कार्डिनल नंबर भी आप लोग पढ़ के आए। कार्डिनल नंबर कुछ और नहीं है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, केवल इतनी सी बात है। जैसे आपने कहा कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये कार्डिनल नंबर को हम एन ए से, एन ए क्या होगा, ये कार्डिनल नंबर हो गया, एन ए क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, और एन बी क्या होगा, एन बी क्या होगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, ये होगा एन बी 5। कोई सिंगलटन सेट है ना, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये कार्डिनल नंबर से संबंधित आगे कुछ एक फार्मूला हम बताएंगे आपको, उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बड़ी आसानी से हो जाते हैं। उनको जैसे तरीका बताएंगे उसी को फॉलो करना है। बार बार हम यही कहेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी को उसी तरीके फॉलो करिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कहते इसलिए हैं क्योंकि बहुत गलत तरीके से मैगजीन में या और सब जगहों से या कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें टेक्निक लगाते हैं। समुच्चय में कोई टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि ये खुद अपने आप में इतना सरल है, इससे ज़्यादा सरल और कुछ हो नहीं सकता है। इसमें कुछ भी करिएगा तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। जैसे कार्डिनल नंबर के क्वेश्चन बहुत लोग अर्थमेटिकली सॉल्व करते हैं, वो अर्थमेटिक का तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन तो सेट का है, और सेट सबसे आसान है। तो जो तरीका बताएंगे उसी को फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए कार्डिनल नंबर संबंधित एक कभी दो सेट हैं, अगर उनके कार्डिनल नंबर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उससे आधारित एक से संबंधित एक फार्मूला लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एन ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, एक दो सेट होंगे, ए और बी होंगे दो सेट कोई, ठीक है, उसका ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर किसके बराबर होगा, ए का कार्डिनल नंबर प्लस बी का कार्डिनल नंबर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसके प्रतिच्छेद के कार्डिनल नंबर को माइनस कर दीजिएगा तो ये यूनियन का कार्डिनल नंबर आ जाएगा। बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को ठीक से समझ लीजिए। ये कुछ और नहीं है, नंबर एलिमेंट्स इन ए, नंबर एलिमेंट्स इन बी, नंबर एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का, और नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। आप लोग वेन डायग्राम कुछ समझ गए होंगे। देखिए आप उसको वेन डायग्राम से भी इसको दिखाएंगे तब भी आ जाता है। देखिए कितना मज़ेदार बात है। देखिए दो सेट अगर ए यूनियन बी है, ए है ये बी है, ठीक है, ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे तो करेंगे, ये ए यूनियन बी हो गया, इक्वल टू एन ए लिखिए, एन ए क्या होगा,
ए के अवयव, ये सारे एन ए होंगे, प्लस एन बी, बी सेट। इसको आप इस फार्मूले को वेन डायग्राम से भी लिखेंगे तब भी आएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये ऐसे आप करिएगा तब भी आपका आ जाएगा। देखिए आप इसको, ये एरिया है, ये एरिया जोड़ दीजिए, ये एरिया लीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए बी का एरिया, फिर इसके ये वाला एरिया घटा दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। कैसे भी करिएगा, आसान है। एक और कार्डिनल नंबर है, कभी कभी 3 सेट आएंगे ए बी और सी, उससे संबंधित भी एक फार्मूला है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है 3 का। इस फार्मूले से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये कल हम आपको समझाएंगे या नेक्स्ट उसमें, ठीक है, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसको फार्मूला, इस फार्मूले पे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि इतना बड़ा याद करना पड़े। याद करना भी बहुत कठिन नहीं है। एन ए एन बी एन सी ऐड कर दीजिए, उसके जो है ए बी बी सी और सी, ये 3 ग्रुप बने, उनका इंटरसेक्शन लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए, और सारे का इंटरसेक्शन का ए इंटर बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ दीजिए, तो ये आपको एन ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाता है। ठीक है, आज यहीं तक रखिए, फिर हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल और इसके साथ जो क्वेश्चन होंगे वो हम करवाएंगे।